गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। वैसे तो ये हमारा 3rd चैप्टर है, देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड के बाद 3rd, लेकिन क्योंकि ये 6th चैप्टर से मिलता जुलता है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया 6। तो 6 चैप्टर हमने शुरू कर दिया था जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो बात करें, पिछले क्लास में हमने रेखाओं के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था और कोणों के बारे में भी पढ़ लिया था और भुजा के बारे में भी पढ़ा था, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि बिंदु क्या होते हैं। बिंदु में हमने संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु भी पढ़ लिए थे। तो थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं संरेख और असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु उन बिंदुओं को कहा जाता है जिनको जोड़ने पर एक सीधी रेखा बनती हो। कैसी रेखा? बिल्कुल सीधी। ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखिए मैंने इस बिंदु को इससे मिलाया, फिर मैंने इसको इससे मिलाया, फिर मैंने इसको इससे और यहाँ आगे इसको मिलाया। तो अभी थोड़ी सी स्ट्रेट तो नहीं बन पाई, पर अगर मैं इनको थोड़ा सा नीचे नीचे बनाऊं तो ये स्ट्रेट बन जाएंगी, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा बड़े बिंदु अगर मैं बनाती हूँ, देखो यहाँ पर 1 2 3। तो ये 3 बिंदु मैंने यहाँ पर बनाए। जब मैं इन्हें आपस में जोड़ूंगी तो कैसा होना चाहिए? तो एक सीधी रेखा बननी चाहिए। उन्हीं बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं जो एक सीधी रेखा बना करके हमें दे। लेकिन असंरेख बिंदु कैसे होंगे? तो जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ चला गया, चौथा यहाँ आ गया। तो जब हमने इन सभी को मिलाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक सीधी रेखा नहीं बनी बल्कि आड़ी टेढ़ी सी कुछ रेखाएं बन गई। तो इनको हम कहेंगे कि ये असंरेख है। ये कैसे हैं? ये असंरेख है। और ये कैसे हैं? तो ये संरेख है। ये हम पिछले क्लास में भी इसके बारे में अच्छे से कर चुके थे। तो अभी हम कर लेते हैं एक रिवीजन क्वेश्चन पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट ऑफ होने वाली है। रिवीजन क्वेश्चन है, पिछली क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कुमुदन मुस्कान, ठीक है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। उन बिंदुओं को ढूंढो जिनको जोड़ने से एक सीधी रेखा बनेगी। ऑप्शन आप सभी को नजर आ रहे होंगे। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना, इसको देखने के लिए भी और ऑप्शन देखने के लिए भी अपनी स्क्रीन जूम कर लेना। तो जो भी आपको लगता है कि उचित आंसर है, उचित उत्तर है, उसको आपने चूज करना है। और आंसर कहाँ देना है? तो पोल सेक्शन में आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, तो पोल आप सभी के लिए ओपन हो चुका है। आप सभी जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी 11 बच्चे हैं। 11 में से 6 बच्चों ने तो अपना आंसर दे दिया, लेकिन 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मैं सभी को एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि एक वृत्त है, उसमें बहुत सारे बिंदु आपको दिख रहे होंगे। आपने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें संरेख बिंदुओं के बारे में बता रहा है। ठीक है, संरेख बिंदुओं के बारे में। ठीक है, तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो अपने हैंड रेज कर ले। जिन बच्चों के पहले से हैंड रेज्ड थे वो हैंड डाउन करके फिर से रेज करें अगर आंसर दिया है तो। जैसे ज्योति, महेश, प्रदीप, अगर आपने आंसर दिया है बच्चों तो हैंड डाउन करके रेज करो। प्रदीप एंड महेश, ठीक है, ज्योति आपका मैंने देख लिया। प्रदीप एंड महेश बच्चों, अगर आपने आंसर दिया है तो हैंड डाउन कीजिए, फिर रेज कीजिए। ठीक है, प्रदीप ने आंसर दिया है। मनीष, ज्योति, प्रदीप, स्वीटी, प्रिया, कुमुद, कपिल, प्रदीप, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। सुनील बागरी जी के नाम से जो है बच्चों वो अपना आंसर दे दे। और नितिन बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लीजिए। मीनाक्षी बेटा आप भी आंसर दे दो, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, ठीक है, नितिन ने आंसर दे दिया है।
मीनाक्षी और सुनील बागरी जी के नाम से जो है, और वर्षा, अपना आंसर दे दीजिए। चलिए तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर 10 सेकंड में देने की कोशिश करना, ठीक है। 10, 9, 8। मैम 1 मिनट रुको। ठीक है ठीक है, आप अपना आंसर दे रहे होंगे शायद। हाँ, जब आपका हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अगर आपने आंसर दे दिया है मीनाक्षी तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट अब बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और चैट भी ओपन हो चुकी है। आप सभी अपना आंसर बता सकते हैं। सी, ठीक है, लेकिन उससे पहले अनिल कुमार जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं बेटा, अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें। और सुनील बागरी जी के नाम से जो ज्वाइन हुए बेटा, आप भी अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें। आप दोनों के नाम मुझे नहीं पता, बाकी बच्चों के नाम मुझे पता है, इसलिए आप दोनों भी अपना नाम लिख लें। सागर, ठीक है। और सुनील बागरी जी के नाम से जो है आप भी अपना नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो यहां पर देखो, संरेख बिंदु पूछा है, सभी कह रहे हैं सी, तो चलो इसको ही चेक कर लेते हैं। संरेख बिंदु को ही चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा, आपने कहा कि POR जो है वो संरेख बिंदु है, तो यहाँ पे मैंने देखा PO और R, ये तीनों हैं, तो ये बिल्कुल सही आपने कहा संरेख है, क्योंकि जब हमने इनको जोड़ा तो एक बिल्कुल ही सीधी रेखा बन रही है। और जिन बिंदुओं को जोड़ने से एक सीधी रेखा बनती है उसी को संरेख बिंदु कहा जाता है, उन्हीं को संरेख बिंदु कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अभी देखो, ये हमने कर लिया था। और बात करें अपनी पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत रेखा और रेखाखंड के बारे में भी पढ़ लिया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो वहीं से इसका रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें रेखा के बारे में, तो रेखा के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। पहली चीज हमने ये पढ़ी थी कि एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। कि अगर आप एक लाइन बना रहे हो, एक रेखा बना रहे हो, तो उसको आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो खत्म हो गई। जैसे मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पर, तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये यहां से यहां तक ही जाएगी, क्योंकि मैं इसको इस कोने से भी आगे तक बढ़ा सकती हूँ और इस कोने से भी पीछे तक बढ़ा सकती हूँ। क्योंकि एक लाइन की यही तो खास बात है कि वो कभी भी नहीं रुकती, उसका कभी भी कोई अंत नहीं होता। किसकी खास बात है ये? तो रेखा की, ठीक है। रेखा की खास बात यह है कि कभी रुकती नहीं है, उसको हम आगे और पीछे दोनों जगह से जो है वो आगे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने इसका गुण पढ़ा था कि एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। सिर्फ एक नहीं, सिर्फ दो नहीं, सिर्फ तीन नहीं, बल्कि अनगिनत बिंदु जो है वो रेखा पर होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, तो इसमें ये देखो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर होंगे कि जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये तो मैंने थोड़े बड़े बड़े बना दिए, ये तो हम गिन पाएंगे, लेकिन इससे भी छोटे 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 पॉइंट होते हैं और वो अनगिनत होते हैं। हम नहीं उनको गिन पाते कि एग्जैक्ट कितने पॉइंट से हमारी रेखा बनी है, ठीक है। तो दो ये हमारे पॉइंट हो गए। पहली चीज कि रेखा का कोई अंत नहीं, दूसरी चीज रेखा में अनगिनत बिंदु होते हैं, तीसरी चीज कि एक रेखा के पास सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। सिर्फ इसकी लंबाई होगी, इसके पास ना तो चौड़ाई होगी ना तो ऊंचाई होगी, सिर्फ क्या होगा? तो लंबाई। अगला पॉइंट देखें तो एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी रेखा को दर्शाना चाहते हैं तो कम से कम दो बिंदु चाहिए। ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा अनगिनत होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। कम से कम की बात करें तो दो बिंदु तो चाहिए ही, जिससे हम एक रेखा को दर्शा सके, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। ये हमारा एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जो है वो यहां से भी अनगिनत अनंत रेखाएं गुजरती है। ये देखो, ऐसे को, ऐसे को,
ऐसे को अभी भी बहुत सी यहाँ पे खाली जगह है, तो ऐसे करते करते अनगिनत लाइनें बच्चों हम बना सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से जो है वो अनगिनत रेखाएं जो है वो गुजरती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट को लेकर के आप किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ ले। ये आपके सामने गुण लिखे हैं, पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी इसको हमने रिवाइज कर लिया। किसी का डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और अपना डाउट पूछ ले। अगर डाउट नहीं है तो बच्चों चैट में वाई लिखते जाए। डाउट नहीं है तो चैट में वाई लिखें, अगर डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फिर हमने बात की थी रेखा को निरूपित कैसे किया जाता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज कि तीर जो है वो रेखा की अनंत लंबाई को दर्शाता है। इसलिए जब भी आप किसी रेखा का नाम लिख रहे हो तो आपने उसका नाम लिखने के तुरंत बाद उसके सिर पर ऐसे लाइन और ऐसे तीर दोनों तरफ लगाने हैं, क्योंकि इस तीर से हमें पता लगता है कि रेखा, ये एक रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ तीर है ना, इसका मतलब कि इसको यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीर लगाए जाते हैं। ऐसे हमने अपनी रेखा को दर्शाना होता है। आप चाहे तो ए भी लिखो चाहे तो बी ए लिखो, एक ही बात है, लेकिन तीर लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखें तो ये हमने उदाहरण भी किए थे कि ये रेल की पटरी रेखा का उदाहरण है, क्योंकि हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रुक गई है ना। देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये रुक गई, लेकिन क्या ये यहाँ पर रुकी है? क्या हमारी पटरी सिर्फ यहीं तक है? ऐसा तो नहीं है, ये तो बहुत लंबी है। तो इसलिए ये भी एक रेखा का उदाहरण है, क्योंकि ये भी अनंत तक जाएगी। अनंत मतलब जहां तक हम देख पा रहे हैं हमारे लिए वही अनंत है। जिसके पीछे हम नहीं देख पाते हमारे लिए वो चीज इन्फिनिटी है, हमारे लिए वो चीज अनंत है। तो मेरी नजर यहां तक जा रही है इसके पीछे, लेकिन मेरी नजर यहां तक जाएगी लेकिन पटरी तो इसके भी पीछे जा रही है, तो इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी तक चलती रहती है, इसलिए हम इसको रेखा कह सकते हैं। यहाँ पर देखें तो एक तार है। ये तार भी कितनी लंबी होती है ना, बहुत लंबी ये तारें होती हैं। जब हम गाड़ी में जाते हैं, बैठते हैं, किसी भी मतलब वाहन में बैठ के जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि ये तारें भी हमारे साथ साथ चलती रहती है और ये बहुत ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी रेखाखंड की, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखाखंड देखो दो शब्दों से बना है। पहली चीज तो इसमें है रेखा, दूसरा है इसमें खंड। तो रेखा तो होती है रेखा जो हमने पढ़ा है, लेकिन खंड क्या होता है? तो खंड होता है एक टुकड़ा। तो रेखा का अगर हम एक टुकड़ा उठा ले तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारा रेखाखंड बन चुका है। और इसमें क्या होता है, रेखा के बारे में हमने पढ़ा कि उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होते हैं। ध्यान से देखिए कितने अंत बिंदु? तो दो अंत बिंदु रेखाखंड के पास होंगे। रेखा के पास एक भी अंत बिंदु नहीं था, लेकिन रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु है। बढ़ते हैं आगे। ऐसा देखो, यहाँ पर एक और यहाँ पर दूसरा, ये इनको कहा जाता है अंत बिंदु। दो अंत बिंदुओं में से एक शुरुआती बिंदु होता है और दूसरा अंतिम बिंदु होता है। देखो इन दो अंत बिंदुओं में से एक होगा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमारा रेखाखंड शुरू हुआ, एक होगा अंतिम पॉइंट जहां पे वो खत्म हुआ। हमने इसके बारे में बात भी की थी कि अगर मैं आपको, चलो पहले आगे देखते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे कैसे रेखाखंड को दर्शाना है। तो लिखने का तरीका अभी भी वही है। इसका नाम भी ए बी लिखा जा सकता है, इसका नाम बी ए भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो इसमें चेंज हुआ वो ये हुआ कि अब इसको आपने ऐसे एरो नहीं लगाना है, क्योंकि ये रेखा नहीं, ये एक रेखाखंड है। तो यहाँ पर आप बस एक सीधी लाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लगा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये एक रेखाखंड है। रेखा के लिए क्या होता था? इधर उधर तीर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई तीर नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने अपनी किताबों में भी देखा होगा कि कभी जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो, कोण वाले क्वेश्चन हो गए, त्रिभुज वाले क्वेश्चन हो गए, तो आपको ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे। कभी देखा आपने कि वहां पे रेखा लिखा हो? वहां पे हमेशा लिखा जाता है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। अगर आपने इस बात को नोटिस किया हो तो आप वाई टाइप कर सकते हैं या माइक ऑन करके बता सकते हैं कि क्या वहां पे क्या लिखा गया होता है? रेखाखंड, है ना? रेखा रेखाखंड। नहीं लिखा जाता,
वहां पे लिखा जाता है कि इतने इतने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, ऐसा नहीं लिखा होता कि रेखा खींचो, क्योंकि रेखा को माप ही नहीं सकते, रेखा का कोई अंत बिंदु ही नहीं है, तो इसलिए जिसको भी मापा जाएगा उसे हम कहेंगे रेखाखंड। बढ़ते हैं आगे। मैम तो आगे फिर ये थे इसके इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण। ये ए भी एक रेखाखंड है। क्यों रेखाखंड है? क्योंकि, हाँ जी बेटा, किसी ने कुछ कहा अभी? फिर से कहे माइक ऑन करके। मैम हाँ जी। मैम कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये रेखा है फिर रेखाखंड? रेखाखंड देखो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है भाई। अच्छा, कैसे पहचान पाएंगे? वो सिंपल है, देखो रेखाखंड हमेशा फिक्स होगा। वहां पे लिखा, अगर आपका रेखाखंड बना है तो वहां लिखा जाएगा कि ये इतना सेंटीमीटर या फिर ऐसा ऐसा है। लेकिन अगर रेखा होगी तो उसका माप आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको हम नहीं माप सकते, क्योंकि वो फिक्स ही नहीं है। हम कैसे बोलते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का है? क्योंकि फिक्स ही नहीं है, क्योंकि हम इसको कभी भी कहीं से भी बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ से भी बढ़ सकती है और यहाँ से भी बढ़ सकती है, तो इसलिए ये फिक्स नहीं होगी। तो अगर कभी आपको ऐसी चीज दिखे कि ऐसे लिखा गया है, तो उसका नाम देखें। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया P, यहाँ पे मैंने लिख दिया Q, तो आपको इसका नाम ऐसे लिख के दिया जाएगा, या तो PQ या तो QP, और उसके सिर पे जो है वो ऐसे एरो होगा, ठीक है। नाम से पहचानना है तो आपको एरो देखना होगा, दोनों तरफ एरो होने चाहिए। अगर आपको नाम से नहीं पहचानना है, आपको बस देख के पहचानना है, तो वो फिक्स नहीं होगा, उसके साइड में ऐसे ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसे एरो यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और तरीका है इसको पहचानने का कि ऐसे एक लाइन बनी होगी और उसके इर्द गिर्द जो है वो ऐसे एरो होंगे, ऐसे दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये भी तरीका है रेखाखंड को पहचानने का, रेखा को पहचानने का, ये भी। और तीसरा ये, ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं आगे। ये इसके उदाहरण है। ए भी एक रेखाखंड है, क्योंकि इसकी हमको जो है वो लंबाई निश्चित दी गई है। कितनी दी गई है? तो 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने कहा ये एक रेखाखंड है। फिर हमने देखा पेंसिल, पेंसिल भी एक रेखाखंड ही है। हालांकि हम इसको छीलते हैं बाद में तो छोटी होती जाती है, लेकिन जब खरीदते हैं तब तो इतनी कितनी रहती है। ना तो हम इसको इस तरफ को बढ़ा सकते, ना तो इस तरफ को बढ़ा सकते, ये बिल्कुल फिक्स है। जिसकी भी लंबाई फिक्स होगी वो हमारा रेखाखंड का उदाहरण होगा। माचिस की तीली, ये भी एक रेखाखंड ही है, क्योंकि इसकी हाइट भी, इसकी लेंथ भी कितनी है? इसकी लेंथ भी फिक्स है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जो हमने पढ़ना था वो है किरण, ठीक है। तो किरण क्या होती है? देखिए नाम से ही इसका पता लग रहा है, किरण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रे। तो ये कैसी दिखती है? तो ये आपके रेखा और रेखाखंड का मिश्रण है। क्या है? रेखा और रेखाखंड का मिश्रण है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे अगर मैंने बनाई एक रेखा, रेखा कहती है कि इधर भी मेरे एरो लगा दो, इधर भी मेरे एरो लगा दो, है ना। रेखाखंड कहता है कि एरो नहीं मुझे लगेंगे, क्योंकि मुझे बढ़ाया तो जा नहीं सकता, तो आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट लगा दो। तो रे ने क्या किया, किरण ने क्या किया, पॉइंट चुरा लिया रेखाखंड का, एरो चुरा लिया रेखा का, इन दोनों के मिश्रण से किरण बन गई, ठीक है। तो किरण की परिभाषा देख लेते हैं। किरण जो है वो रेखा का एक भाग होता है। किरण भी क्या है? तो किरण भी रेखा का एक भाग है। जैसे रेखाखंड रेखा का भाग था, वैसे ही किरण भी रेखा का भाग है, जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जिसे हम, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, जिसका शुरुआती बिंदु तो होगा, लेकिन उसका अंत नहीं होगा। शुरू तो हो जाएगी किरण, किरण को हमने एक बिंदु से शुरू तो कर दिया, लेकिन उसका अंत नहीं है, ठीक है। उसका अंत नहीं है। अगर किरण यहां से शुरू हो रही है तो ये दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ती ही चली जाएगी, हम इसको नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि किरण में और रेखाखंड में और रेखा में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं। छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में जानते हैं। तो निश्चित बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। आपकी जो किरण होगी उसका एक शुरुआती बिंदु होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, या फिर इंग्लिश में कहें तो इनिशियल पॉइंट। अगर अभी तो देखो प्रारंभिक बिंदु यहां पर है तो ये इस तरफ को बढ़ेगी। अगर प्रारंभिक बिंदु यहां हो तो किस तरफ को बढ़ेगी? ये राइट या लेफ्ट?
जिस भी तरफ को हमारा एरो बना होगा, तीर बना होगा, उस तरफ को ये बढ़ेगी। तो अभी जो मेरा एरो बना है, तीर बना है, वो लेफ्ट साइड को बना है, तो ये लेफ्ट साइड को बढ़ेगी। यहाँ पर जो एरो था वो राइट साइड को था, तो यहाँ पर ये राइट साइड को बढ़ती। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक ही नाम होता है। जैसे हमने पढ़ा था, अगर हमारा रेखाखंड है, रेखाखंड का नाम अगर पी क्यू है, तो इसको हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्यूपी भी लिख सकते हैं। लेकिन बात करें अपनी किरण की, तो किरण को ऐसे नहीं लिखा जाता। किरण का क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है पहले उसको लिखना। जैसे कि पहले इन्होंने ए लिखा और बाद में इन्होंने बी लिखा, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, तो इसके ऊपर भी एक लाइन लगाओ और तीर एक तरफ को ही लगाया जाएगा। रेखा में तीर दोनों तरफ होते थे, लेकिन किरण में तीर एक तरफ को होगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में बढ़ सकती है, दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि किरण को लिखने के लिए एक ही नाम है, जबकि रेखा और रेखाखंड को लिखने के लिए हमारे पास होता था कि सीधा भी लिख लो, उल्टा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन किरण में ऐसा नहीं है। किरण में हम शुरुआती बिंदु पहले लिखेंगे और बाद में दूसरा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक किरण बनाऊं, तो यहाँ पर ये है और ये है, इसको मैंने नाम दे दिया जी एल। तो बताइए इस किरण का नाम क्या है? LG। एल जी। और इसके ऊपर कैसा क्या बनेगा इसके ऊपर? तो एक साइड एरो का निशान। हाँ, एक साइड ऐसे। ठीक है, एक साइड तीर। तो बस यही था इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है किरण के बारे में और रेखा रेखाखंड के बारे में। बढ़ते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं किरण के दैनिक उदाहरण, दैनिक जीवन में उदाहरण। जैसे कि हम टॉर्च ऑन करते हैं, तो इनिशियल बिंदु टॉर्च है। यहाँ पर देखिए टॉर्च का जो ये बिंदु है, यहाँ से हमारी किरण शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, तो अनंत तक जाती है। आप जहां तक हमें दिख रही हो वहां तक रोशनी जाती है। आपने देखा होगा जो ऐसी टॉर्च होती है, ऑन करो तो कितनी दूर दूर तक उसकी लाइट जाती है ना। तो उसका उदाहरण आपने याद रखना है, किसके लिए? किरण के लिए, कि एक पॉइंट से वो शुरू होगी और दूसरी दिशा को वो चलती जाएगी। क्या टॉर्च के पीछे से भी लाइट आती है? नो मैम, नो मैम। जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो आगे ही लाइट जाती है, पीछे तो नहीं आती। तो इसका मतलब जो, हाँ, जो प्रारंभिक बिंदु होगा उस तरफ को लाइट नहीं जाएगी, किरण नहीं जाएगी, प्रारंभिक बिंदु से उल्टे इस तरफ को जाएगी। ठीक है, वैसे हमारा दूसरा उदाहरण है सूरज, कि सूरज की किरणें भी देखो, सूरज भी तो एक बिंदु ही है, एक इनिशियल पॉइंट ही है। और सूरज से जो है क्या होता है, हमारी रोशनी किरणें जाती हैं, धरती तक जाती हैं, जो हमारे ग्रह हैं वहां तक भी जाती है। तो सूरज भी किसका उदाहरण है? सूरज भी एक किरण का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बस ये था इनके बारे में, एक समरी कर लेते हैं, सारांश कर लेते हैं कि ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेखा को। रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु कितने होते हैं? तो 0 होते हैं। बात करें रेखाखंड की, तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं बताएं जरा, अभी हमने पढ़ा है दो। 2। दो। और अगर हम बात करें किरण की, तो किरण में कितने? नहीं, किरण में भी अंत बिंदु नहीं होता। किरण में होता है प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, अंत बिंदु नहीं होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, जहां से वो शुरू होती है लेकिन खत्म नहीं होती। जब खत्म ही नहीं होगी तो अंत बिंदु भी नहीं होगा। ये देखो, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और उसके बाद कोई भी बिंदु नहीं है, तो प्रारंभिक बिंदु इसमें होता है और वो भी सिर्फ एक ही होता है। बात करें हमारी रेखा में, कितने बिंदुओं से मिलके हमारी रेखा बनी है बताइए? 0। अनंत। अनंत। जीरो अनंत। नहीं होगा बेटा, जीरो नहीं होगा। अगर 0 बिंदु होंगे तो कैसे बनेगी, है ना? बहुत सारे बिंदुओं को हम जोड़ते गए, ऐसे जोड़ते गए, तब जाके हमारी रेखा बनी। तो इसका बिल्कुल सही आपने आंसर कहा, इसका उत्तर है अनंत। कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? तो एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत। ठीक है, और रेखाखंड के बारे में ज्यादा कुछ था नहीं, इतना ही था बस। इसके बारे में था, रेखा के बारे में और किरण के बारे में। तो अभी चलते हैं पोल की तरफ, देखते हैं अभी हमने जितना पढ़ा उसमें से कितना कितना आपको समझ आया। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और हम आने वाले हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है रेखाखंड। ठीक है,
रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा, रेखाखंड, कितने इसके अंत बिंदु होते हैं ये आपने बताना है। कहां पर? तो पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने वाला है। चलिए, अभी बच्चों पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं अपना अपना आंसर वहां पर दे दें कि एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। सोच समझ के आंसर दे, आराम से आंसर दे, कोई जल्दी नहीं है। आराम से अपना रेखाखंड बना लीजिए कॉपी पर, रेखाखंड, और बताएं उसमें कितने अंत बिंदु हैं। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में 13 बच्चे हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करें अपना आंसर देने की, ठीक है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर कर दीजिए। ज्यादा टफ नहीं है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना है और बस वही है, देख के आंसर देना है कि एक रेखाखंड में कितने बिंदु होते हैं। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 11 बच्चों ने आंसर दिया, 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। तो बच्चों आंसर दिया करें, सही होता है गलत होता है बहुत बात की बात है, कोशिश करना सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है ना। तो आंसर दिया करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि एक मैम रेखा खंड में। हाँ जी बेटा। मैम ये जो आप दो नए बच्चे बता रहे हो ना, शायद इन्हें पोल में आंसर देना नहीं आता। ऐसा तो शायद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, जैसा इन्होंने कहा, शायद अगर आपको नहीं पता हो पोल के बारे में, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन अगर किसी बच्चे को पोल में आंसर देने में कोई भी डाउट है, तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। लेकिन अभी माइक ऑन किसी ने नहीं किया। अभी अभी बोल रही हूँ मैं, अभी अगर तो आपको कोई डाउट है ना, तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ ले फटाफट से। पोल में अगर कोई आपको डाउट है कि पोल क्या है, कहाँ है। चलिए ठीक है, तो अभी करते हैं इसका आंसर। देखो, तो ये हमारे पास एक रेखाखंड है, और यहाँ पर क्या है, तो इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, क्योंकि रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा है। एक लंबी सी रेखा का छोटा सा टुकड़ा हमने उठा करके यहाँ रख दिया, तो उसका 2 पॉइंट होंगे, एक शुरुआती एक अंत। तो इसलिए उनको वैसे हम अंत बिंदु ही कहते हैं, ठीक है। दोनों को हम अंत बिंदु कहते हैं, एक स्टार्टिंग होगा एक एंड होगा, ये हमें मतलब अब बस कंसीडर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि रेखाखंड के पास होते हैं 2 अंत बिंदु। बढ़ते हैं आगे, अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही। तो अभी आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये पूछा गया है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक रेखा बनाई गई है, तो आपने बताना है इस रेखा पर छोटे 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 कितने बिंदु हैं, कितने बिंदुओं से मिलकर ये बनी है, ये आप बताएंगे। पहले ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है सिर्फ एक बिंदु, दूसरा है 2 बिंदु, तीसरा है 3 बिंदु, और चौथा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक, मतलब कि अनगिनत। अपरिमित मतलब जो अनगिनत होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, उसे कहा जाता है अपरिमित, ठीक है। तो चलिए, अभी इसका आंसर भी आपने देना है पोल सेक्शन में ही, जो कि आपके लिए ओपन हो चुका है। सभी बच्चे जाएं और अपना आंसर वहां दे दें। अगर किसी को पोल में डाउट है, तो देखो, आपके फोन के सबसे कोने में 3 बिंदु आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उन पे आपने क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जिन बच्चों को पोल में अगर डाउट है, तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पे भी क्लिक कीजिए तो आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। उन 4 ऑप्शन पे उन 4 ऑप्शन में से आपने किसी एक ऑप्शन को क्लिक करके पोल
वोट पे क्लिक करना है, ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो, तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मनीष बेटा अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लें। ठीक है, कुमुद, सागर, चलो सागर ने हैंड रेज कर लिया है। ठीक है, अभी जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड डाउन करके रेज करें, क्योंकि पहले से सभी के हैंड रेज थे। डाउन करके रेज करें अगर आप, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कपिल, ज्योति, स्वीटी, प्रदीप, प्रदीप, सागर, कुमुद, मनीष, महेश, जन्नत बेटा आंसर दे दीजिए। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड डाउन करके रेज करें। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर प्लीज पोल सेक्शन में जाकर के कर ले। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चों, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और देखते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि किसी भी रेखा में जो है वो अपरिमित बिंदु होते हैं, अपरिमित संरेख बिंदु। ठीक है, क्योंकि संरेख बिंदु से तो सीधी रेखा बनती है, तो बहुत सारे छोटे 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 बिंदुओं को हमने मिलाया, तब जाके हमारी जो है वो रेखा बनी। ठीक है, तो जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो अभी आपकी चैट फिर से ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किरण को पहचानो। 4 चीजें आपको यहाँ पर दी गई है, 4 तरह की आपको रेखाएं कहें या कुछ भी कहें दिया गया है, आपने बताना है उनमें से किरण कौन है, कैसी वो दिखती है। ठीक है, उसको देखें, उसको पहचाने और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा बच्चों, जाएं और वहां पर अपना आंसर दें। अच्छे से देख लो, उसके बाद ही आंसर करना है। किरण कहा गया है, किरण, जैसे कि टॉर्च हो गया, सूरज हो गया। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 14 बच्चे अभी क्लास में हैं, तो सभी अपना आंसर दे दें। थोड़ी देर में ही पोल एंड हो जाएगा, तब तक के लिए अपना आंसर देने की कोशिश करें पोल सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया आंसर कर दें। कौन इन 4 ऑप्शन में से किरण है, ये आपने बताना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और उसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, है ना। कितने बच्चों में से कितने बच्चों ने किसको अपना ऑप्शन माना है, सही ऑप्शन माना है, तो बताएं आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज दी ए, क्योंकि किरण क्या होता है, किरण एक पॉइंट से, एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरी दिशा में बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे इसको दर्शाया जाएगा कि ये इसका शुरुआती बिंदु है, यहां से ये शुरू हुई है, अंत इसका नहीं होता, अंत इसका होता ही नहीं है, इसलिए अंत बिंदु नहीं होगा। एक तरफ होगा बिंदु, दूसरी तरफ होगा एरो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर बी क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड। हाँ, दोनों दोनों ही रेखाखंड है ये। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रेखा। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एरो था, दोनों तरफ बढ़ेगी रेखाखंड, ना इधर बढ़ेगा ना उधर बढ़ेगा, जितना है बिल्कुल फिक्स रहेगा। और किरण क्या है, तो यहां से शुरू होके आगे को बढ़ती जाएगी।
तो ये था बच्चों रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस, थोड़े थोड़े से अंतर जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें थी, ये बेसिक थे इसके। अब हम करेंगे कोणों का माप, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कोण के बारे में तो पढ़ लिया, पर अब कोणों के माप के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे इनको मापा जाता है। तो सबसे पहले तो कोण के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या है? अधिक कोण। नहीं नो वैसे मैम, नहीं, नाम, नाम समकोण। जैसे नाम है। AOP। हाँ वैसा, ऐसा नाम कि एंगल एओबी। ठीक है, एक तो इसको हम बोल सकते हैं एओबी, और दूसरा नाम इसका क्या हम बोल सकते हैं? BOA। पीओए। तो नाम लिखने के लिए क्या शर्त होती है? शर्त ये होती है कि जिस बिंदु पर हमारा कोण बन रहा हो उसको बिल्कुल बीचों बीच लिखना है, तो लिख दिया बिल्कुल बीचों बीच, तो ये इसका नाम है। अब मैं पूछूं कि कौन कौन सी भुजाओं के द्वारा ये बना है, तो भुजा के नाम बताएं। AO and OB। ठीक है, एओ भुजा है और एक ओबी भुजा है। ठीक है, इसको आप ओ ए भी लिख सकते हो, इसको आप बीओ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है भुजा लिखने की। ठीक है, तो भुजा भी हो गई। अब बात करें शीर्ष की, तो किस बिंदु पर इस कोण का शीर्ष है? शीर्ष वो होता है जहां पे दो रेखाएं आके आपस में मिलती हैं, तो कौन से बिंदु पे मिल रही हैं? ओ पे, बिल्कुल ठीक, एंगल इज ओ बिंदु पे। तो इस कोण का शीर्ष है ओ। तो ये था जो हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जो कि आपको अच्छे से याद है। वेरी गुड, काफी अच्छा है ना। बढ़ते हैं आगे अब। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोणों को जो किसमें मापा जाता है, कोणों को डिग्री में मापा जाता है। किसमें? तो डिग्री में। ठीक है, डिग्री एक होता है, जैसे हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस या जो भी, वैसा नहीं, डिग्री। जैसे किसी का अगर वेट है तो उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, है ना। कोई चीज कितनी भारी है, किलोग्राम, ग्राम, वैसे उनका मात्रक होता है। तो कोण का मात्रक क्या है? कोण का मात्रक डिग्री है, जिसे बस किसी भी कोण या किसी भी, जैसे 90 लिखा है तो 90 के ऊपर एक छोटा सा गोला लगा देंगे, तो ये होता है डिग्री। ये जो हमने छोटा सा गोला लगाया, इसे ही कहा जाता है कि ये डिग्री है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एओबी जो है वो 120 डिग्री का कोण है। अगर मैं इसको लिखूं कि एओबी जो है वो 120, तो ये कोण नहीं माना जाएगा, क्योंकि 120 क्या, 120 किलो, 120 ग्राम, 120 डिग्री, क्या कुछ तो होना चाहिए इसका मात्रक। तो इसलिए 120 डिग्री जो है वो हमारे कोण का मात्रक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमने ये सीख लिया कि कोण का मात्रक क्या है, कोण होता क्या है। अब हम सीखेंगे कि कोण को मापना किसकी हेल्प से है। रेडियन में भी मापते हैं, जी हाँ, उसमें भी मापते हैं, पर जो इसका बेसिक मात्रक है वो डिग्री है। ठीक है, रेडियन अभी आपको शायद नहीं आया है, आपकी क्लास में भी रेडियन नहीं है, वो आपको 10th या +1 +2 में आएगा, है ना। तब तक के लिए आप क्या याद रखें कि डिग्री में इसको मापा जाता है। ठीक है, चलो, तो अभी बात करते हैं कि मापना किससे है। ये भी सीख लिया कि कोण क्या है, बनता कैसे है, मापना किसमें है, ये भी सीख लिया। पर मापना कैसे है, किसकी मदद से, तो उसे कहते हैं चांदा। कोण को मापने के लिए चांदा, या इंग्लिश में कहें तो प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित होते हैं। ये एक चांदा है, एक प्रोटेक्टर है। क्यों इसको हम चांदा कहते हैं? क्योंकि इसकी शक्ल किसकी तरह है? चांद। बताइए, नाम से ही पता लग रहा है, चांद। चांद की तरह। बिल्कुल सिंपल, चांद की तरह हमें दिख रहा है, इसलिए इसको चांदा कहते हैं। और एक और शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको कहते हो, जब आप नॉर्मल भाषा में मांगते हो ना कि मुझे ये दे दो, आप क्या बोलते हो, क्या चाहिए आपको? डी। और हाँ, डी, इसको हम डी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल डी की तरह भी है ना। इसको आप ऐसे घुमा दो, रोटेट कर दो, अभी ये ऐसा है, जब इसको घुमाओगे तो ऐसा बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसको डी भी कहते हैं। इसका नाम डी भी है, चांदा भी है, प्रोटेक्टर भी है, बहुत कुछ है। अब देखते हैं इसको जरा गहराई से, जरा जूम करके, कि इसमें क्या क्या चीजें हमें दिख रही है। सबसे पहली चीज जो हमने देखी कि इसमें एक बीच में एक पॉइंट है, एक बिंदु है, इसे कहा जाता है मध्य बिंदु। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मध्य बिंदु किसी भी डी के लिए। कौन है सबसे इंपॉर्टेंट? तो ये मध्य बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डी के लिए, किसी भी चांदे के लिए, क्योंकि इसकी मदद से ही हम अपने कोण को अच्छे से माप सकते हैं। तो पहली चीज हमने देखा ये बिंदु। दूसरी चीज की बात करें तो यहां पर देखिए,
0 से लेकर के 180 डिग्री तक लिखा गया है। देखो यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180। ठीक है, एक बार लिख लिया था, लेकिन दूसरी बार फिर से लिखा है। और इस बार देखो, पहले केस में क्या हुआ, 0 यहां से नीचे से शुरू हुआ, इस तरफ से शुरू हुआ। दूसरे केस में 0 यहां से शुरू हो रहा है और 180 जो है वो बिल्कुल उल्टे पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने अपने एंगल को मापना है तो एक स्केल काफी नहीं था क्या? हमें इन्होंने दो दो स्केल क्यों दिए? दो दो बार इन्होंने सेम ही संख्या को क्यों लिखा, सेम ही चीज को क्यों लिखा? बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो बस वही आज हम सीखेंगे कि इन दो स्केल्स का मतलब क्या है, कब किसको यूज करना है, इसका पता भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत कुछ आज हम सीखेंगे इसके बारे में, प्रोटेक्टर के बारे में, डी के बारे में। तो अभी करते हैं शुरू। सबसे पहले चीज हमने सीखी कि इसमें एक मध्य बिंदु है। दूसरा हमने सीखा कि 0 से लेकर के 180 डिग्री तक इसमें लिखे गए हैं कुछ संख्या, और एक बार नहीं, दो बार। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखें तो ये 0 के बाद इन्होंने सीधे 10 लिखा। तो 0 के बाद लेकिन फिर भी तो बहुत सारी लाइन है ना, बहुत सारी लाइनें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। देखो 0 के बाद मुझे यहाँ पे कितनी सारी लाइनें दिख रही हैं, तो क्या इनका कुछ मतलब होता है? यस मैम। सोचिए। ठीक है, तो पहली लाइन को मैं क्या बोलूंगी? 1। 1। ठीक है, पहली लाइन 1 है, दूसरी लाइन को 2, तीसरी लाइन 3, चौथी लाइन 4, पांचवी लाइन को कहेंगे हम 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9 और इसे कहेंगे हम 10। 10 के बाद जो अगली लाइन है उसको क्या कहेंगे? 11। 11। तो ये 11 है, ये 12 है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये इनके काम होते हैं छोटी छोटी लाइंस के, कि इनको भी हमने गिनना होता है अगर हमारी रे, हमारी किरण इस पर आती है। तो चलो अभी मैं आपसे अगर पूछूं, अगर आपका जो कोण की रेखा आपको अगर यहां पर नजर आई, ऐसी नजर आई, तो कितने डिग्री का कोण होगा? 66। और चलो ये कहा आपने कि 66। ऊपर वाले को देखें तो 66, नीचे वाले को देखें तो तो 1। कोशिश करें। 114। हाँ, 110 यहां पर है। 110 से देखो, 110 से 120 की तरफ को जा रहे हैं तो इधर को गिनना है। 110 यहां पर देखो, 70 भी आ रहा है, 110 भी आ रहा है। पहले अगर हम ऊपर वाला स्केल से गिने तो ये 60 है। 60 से 70 की तरफ को जाना है तो 60 के बाद हम गिनेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो आया 66 डिग्री का। अगर हम नीचे वाला स्केल पढ़ें तो नीचे वाला स्केल इस तरफ को जा रहा है, तो 110 के बाद देखो, ये 110 की लाइन भी है, ये 70 की लाइन भी है, दोनों की लाइन है। 110 के बाद इसको पढ़ेंगे हम 111, 112, 113, 114। तो यहां से ये आ गया 114 डिग्री का एंगल। तो बस हमने यहाँ पे इतना सीखा कि बीच बीच में से लाइनें अगर आती हैं तो उनको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ऊपर वाला स्केल पढ़ेंगे कि नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे उसके बारे में करते हैं बात आगे। चलो, तो सबसे पहले कोण को मापने के लिए चांदा का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से लेकर के 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित होते हैं। 0 से 360 डिग्री तक के कोण को मापने के लिए भी चांदा उपयोग में लाया जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे 2 डी रख दी हैं, 2 चांदे रख दिए हैं। ऐसा मत सोचना कि ये पूरा गोल है, ये पूरा गोल नहीं है, ये 2 रखे हैं। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो 360 डिग्री के एंगल को भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि किसकी मदद से हमने एंगल को मापना है। अब हम देखेंगे कि कैसे मापना है। चलो, तो मान लीजिए हमारे पास मापने के लिए एक कोण है जिसका नाम है AOB। इसको हमने मापना है किसकी सहायता से, तो चांदे की सहायता से। तो कैसे मापना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले चांदे को OB रेखा के ऊपर इस तरह से रखो कि उसका जो मध्य बिंदु है, किसका, चांदे का जो मध्य बिंदु है वो हमारे कोण के शीर्ष से टच हो। देखो, ये हमारे चांदे का मध्य बिंदु है, यहीं पे हमारे कोण का शीर्ष भी है, ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। ठीक है, ये अगर आपके कोण का शीर्ष है या आपके कोण का यहाँ पर शीर्ष है तो आपका जो चांदा है वो भी बिल्कुल इसके ऊपर ही आपने रखना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो इसकी रेखा है, जो हमारे कोण की रेखा है, जैसे ये ऐसे बना है ना, एक मिनट,
तो पहली बात तो ये कि हमारा जो चांदा है उसका मध्य बिंदु आना चाहिए इस कोण के शीर्ष के ऊपर, यहां पर, ठीक है। और इस चांदे की जो लाइन है वो हमारे कोण की लाइन से बिल्कुल टच होनी चाहिए, उसके बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समांतर जानी चाहिए, ऐसे, ठीक है। ऐसा ना हो कि मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु पे आ गया लेकिन आपने अपने चांदे को ऐसे टेढ़ा रख दिया। जो चांदे की रेखा है वो नीचे है, कोण की रेखा ऊपर है, तो आपका कोण कभी भी सही नहीं आएगा। दो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना होता है, एक मध्य बिंदु शीर्ष से टकराए और दूसरा ये लाइन हमारे कोण की लाइन के बिल्कुल ऊपर बैठे, ठीक है। उसके बाद फिर बस इतना ही करना है। फिर हमने देखना है कि कहां पर ये आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 105। ठीक है, आपने कहा 105। तो अब देखो इन्होंने जो है वो नीचे वाली स्केल पढ़ी, कौन सी वाली? नीचे वाली, 110 और 100 वाली। अब कुछ बच्चे ऐसा सवाल भी तो उठा सकते हैं कि 105 ही क्यों, 75 क्यों नहीं, है ना। तो इसका पता कब लगाया जाए कि हमने कब नीचे वाली पढ़नी है और कब ऊपर वाली पढ़नी है, तो बहुत ही इजी है। हम इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं खुद कंफ्यूज रहती थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो सीखते हैं कैसे पता लगेगा। देखो, जिस स्केल का, देखो एक हमने यहाँ पे लिखा है नीचे, एक हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर, ठीक है। तो किस वाली स्केल का 0 हमारी इस रेखा से टकरा रहा है, खुद बताएं। नीचे वाली का कि ऊपर वाली का? मैम नीचे एक वाली 0, का। एक 0 यहां पर है, एक 0 यहां पर है, ठीक है। तो ये किसका मैम 0 नीचे है? वाली ये, का। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो ये नीचे वाली का 0 है और ये ऊपर वाले का 0 था। तो हमने देखा कि हमारी जो रेखा है उससे नीचे वाली जो संख्याएं लिखी गई हैं उसका 0 मिल रहा है। तो हम नीचे वाले स्केल को पढ़ेंगे। अब बताओ, अब कोई डाउट है किसी को भी? कब किस नीचे वाली पढ़नी, कब ऊपर वाली पढ़नी? अगर डाउट है तो यस पूछ मैम। लें। नो डाउट है तो मैम। पूछ, ठीक है। नीचे वाली स्केल का 0 मिल रहा था इसलिए हम नीचे वाली स्केल को पढ़ेंगे। अगर ऊपर वाली स्केल का 0 मिल रहा होता तो ऊपर वाली स्केल को ही पढ़ना है, जैसे कि करेंगे इसके आगे उदाहरण, पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। चांदे को इस तरह से नियोजित करें कि ओबी, जो ओबी है, ये देखो ये ओ है, ये बी है, ये हमारी रेखा है, चांदे के सीधे किनारे के समांतर हो। आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चांदे के दोनों सिरों पे 0 से 180 के बीच में 2 स्केल होते हैं, एक ऊपर होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। हमने उस स्केल को पढ़ना है जहां पर ओबी 0 के साथ मेल खा रहा हो। फिर से यहाँ पे वो बात रिपीट की गई है कि उस स्केल को पढ़ो जिस स्केल का 0 हमारी लाइन से टच हो रहा है। वो नीचे वाली स्केल का 0 हमारी लाइन से टच हो रहा था, इसलिए हमने नीचे वाली स्केल को पढ़ा। और जब हमने नीचे वाली स्केल को पढ़ा तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 100 है, ये 100 है। 100 के बाद हमने इस तरफ को आना है, तो इसका मतलब ये वाली जो रेखा है ये 80 की भी है, 100 की भी है। तो यहां पर पढ़ो इसके आगे 100 के बाद आएगा 101, 102, 103, 104, 105। 105 पे हमारी रेखा टकराई तो हम कहेंगे ये 105 डिग्री का कोण है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, एक दो कोण और इसमें मेजर कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर आपको दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में एबीसी का माप बताएं, ठीक है। तो पहले इसको जूम कर लेते हैं और अब एक अलग सी डी लेते हैं, उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आया कि कैसे कैसे क्या क्या चांदा, जो भी हमने बात की, ठीक है। अभी मैंने इसको उठाया और इसका जो मध्य बिंदु है वो मेरे कोण के शीर्ष पर होना चाहिए। और ये जो लाइन है देखो ये बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सीधी इसके साथ ऊपर गिननी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ठीक है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मध्य बिंदु पर तो, शीर्ष पे तो मेरा मध्य बिंदु था, लेकिन अगर मैंने अपनी लाइन को ऐसे टेढ़ा कर दिया तो भी मेरा उत्तर क्या आएगा? तो भी मेरा उत्तर गलत आएगा। इसलिए लाइन आपकी बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? तो बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ कि किस स्केल का, देखो चलो मैं पहले 0 लिख लेती हूं, यहां पर ये 0 है और एक 0 है यहां पर। किस वाली स्केल का 0 मेरी रेखा से टच हो रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखो, ऊपर वाले का या नीचे वाली का? एक 0 बच्चों यहां पर है, एक 0 यहां पर है, देखें और बताएं। मैम ऊपर वाली का।
ऊपर वाली का। तो हम कौन सी स्केल पढ़ेंगे? ऊपर वाली। ऊपर वाली। तो ये डी थोड़ी सी अलग है, इसलिए हमने देखा कि ऊपर वाली का स्केल टच कर रहा था, तो ऊपर वाली का ही पढ़ो। तो जब हमने ऊपर वाली स्केल पढ़ी तो ये कितने पर आ रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ अब देखें। कितने डिग्री पे आ रहा है? 140 डिग्री। 140, ठीक है। 140 डिग्री पे आ रहा है तो हम कहेंगे कि 140 है। नहीं बेटा, 140 ही आ रहा है अगर इसको देखें तो। देखो, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी भी डी हिल गई है, पर ध्यान से देखें तो 140 पर ही आ रहा है, यहाँ पर देखें तो ऐसे। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे यही सीखना था कि कब ऊपर वाली कब नीचे वाली स्केल पढ़नी है। तो मुझे लगता है आपको अब काफी अच्छे से समझ आ चुका है। तो अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, लेकिन अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो करें एक क्वेश्चन। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से कीजिएगा। चैट हो चुकी है बच्चों ऑफ, और अपना सवाल अभी देखते हैं हम। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि एंगल पी क्यू आर का मान बताओ। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ABCD, फिर इसको जूम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 155 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए कि किस स्केल का बिंदु ओ मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है। जिस स्केल का जीरो आपकी रेखा से मिल रहा हो उसी स्केल को आपने पढ़ना है। और ये है 10 से 20 जा रहा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब इस तरफ को ये बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर बीच बीच में आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा कि किसके बीच में आएगा तो क्या उसको बोलना है। जैसे 10 और 20 के बीच में आएगा तो 15 होगा। वैसे आप इसको खुद से चेक करें। अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, ध्यान से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो अच्छे से, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 35 डिग्री। ध्यान से देखिए और अपना आंसर आपने बताना है बच्चों पोल सेक्शन में। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे से जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 10 बच्चों के आंसर अभी आ चुके हैं, क्लास में 14 बच्चे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर में पोल एंड होने वाला है, इसलिए ध्यान से देख के अपना आंसर दे दें। चलिए, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा। 10, 9, 8। मैम पोल तो आ ही नहीं रहा। बेटा यहाँ से तो पोल वैसे है, लेकिन एक बार आप क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें, क्या पता आपको उसके बाद पोल नजर आ जाए। एक बार क्लास को फटाफट से लेफ्ट कर लीजिए और दोबारा से ज्वाइन करें। मैम आ गया। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। तो अभी बताएं आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है? ए। चलो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमने कौन सी वाली स्केल पढ़नी थी, नीचे वाली या ऊपर वाली?
बताइए, नीचे वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली मैम। नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाली का 0 हमारी रेखा से मैच हो रहा था, तो हमने नीचे वाली स्केल पढ़नी है। नीचे वाली स्केल है 10-20 वाली। 10 से 20 की तरफ को जाना है, 20 से 30 की तरफ को जाना है, 30 से 40 की तरफ को जाना था, और 40 से 50 की तरफ को जाना था। तो अगर कोई चीज 30 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच है, 30 और 40 के बिल्कुल बीच है, तो कितने डिग्री की होगी? 35। 35 डिग्री की, 35। क्योंकि 30 और 40 के बीच में 35 से तो आता है। अगर यही रेखा 40 और 50 के बीच में होती बच्चों, तब आप कहते कि 45 डिग्री की है, लेकिन ये 45 नहीं होगा, क्योंकि ये 30 और 40 के बीच में है। 30 और 40 के बीच में 45 नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ डी इज दी राइट आंसर। बी इसलिए गलत हुआ क्योंकि ऊपर वाली स्केल नहीं पढ़नी थी, ऊपर वाली स्केल का 0 तो यहाँ था, ये तो टच नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ये कितने डिग्री का है? तो ये 35 डिग्री का है। अभी चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर ही लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, दी गई आकृति में एबीसी का माप बताओ। ऑप्शन नंबर ए है 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 115 डिग्री। तो ये है ए, बी, सी, डी। अभी करते हैं इसको जूम और देखते हैं जरा ध्यान से, किस स्केल का 0 यहाँ पर मिल रहा है। बस इतना आप माइक ऑन करके बताएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। किस स्केल का? ऊपर वाली। तो आपको पता लग गया, इसका मतलब आपने ऊपर वाली स्केल को पढ़ना है। ध्यान से इसको पढ़िएगा और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है, थोड़ा सा इंतजार। चलो, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पर कर दें। ठीक है, वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 13 बच्चे क्लास में हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार बहुत से बच्चों का सही है, पिछली बार बहुत सी गलतियां हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आप सभी ने इंप्रूव किया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 12 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8:03 तक क्लास चलेगी, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। 3 मिनट का थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो अभी कर लेते हैं हम वेट। क्या कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? अगर है तो माइक ऑन करके बता दे बेटा। शायद नहीं है, तो चलो 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। अगर कोई है तो अपना आंसर आप पोल सेक्शन में दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे। इस बार बहुत से बच्चों ने एक ही ऑप्शन को चुना है, उन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर सी को, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ऊपर वाली स्केल को पढ़ना था। ऊपर वाली का 0 टच हो रहा है, तो ऊपर वाली को ही तो पढ़ेंगे। 70 से 80 के बीच में कोई चीज अगर आ रही है, 70 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच अगर कुछ आ रहा है, तो वो 75 ही होता है। इसलिए 75 डिग्री, 75 डिग्री इज द राइट आंसर, क्योंकि वो 70 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच आ रही थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। देखो, इतने सारे प्रकार हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, तो अगली क्लास में जरूर जरूर आना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।